नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो आपके लेसन नंबर 8 चल रहा था, उसके अंदर आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यानी जो प्रतिस्थापी होते हैं, जो कार्बन के जो बहुत सारे यौगिक बनते हैं, उनका नामकरण कैसे होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए। लगभग यही देखा जाता है कि 3 नंबर का जो प्रश्न आता है इस पार्ट में से, वो इसी पार्ट में से आता है। आज जो पार्ट पढ़ रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें पढ़ेंगे, उसी में से ही प्रश्न आने की ज्यादा संभावना होती है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे जो कार्बन के जो यौगिक बनते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं उसके बारे में। तो उसकी पद्धतियां हैं, लेकिन उसकी पद्धतियां पढ़ने से पहले एक छोटा सा आपको चीजें याद रखनी है। कार्बन की संख्या कैसे, कितनी संख्या होती है तब उसको क्या बोलते हैं, और प्रतिस्थापी जुड़ा होता है तब क्या बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसको समझा देता हूं बोर्ड पर जो लिखा हुआ है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या या पूर्व लगन तथा पूर्व लगन। कार्बन परमाणु यानी कोई ऐसा यौगिक जिसके अंदर एक ही कार्बन हो। जैसे अपन मैं बढ़ा के बताऊं आपको, तो ये मान लो, इधर देखो, तो ये क्या है, कार्बन कितना है इसके अंदर, एक ही कार्बन है। तो जिस यौगिक के अंदर एक ही कार्बन होगा उसमें पूर्व लगन क्या लगाएंगे, में। यानी आप जैसे हिंदी में पढ़ते हो, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। यानी उपसर्ग होता है वो पहले जुड़ता है, तो ये बात करेंगे उपसर्ग की। इसका मतलब पूर्व लगन का मतलब क्या होता है, उपसर्ग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एक कार्बन होगा उसके अंदर क्या बोलेंगे, मैच। अगर ऐसे दो कार्बन हो जाए तो जैसे ये बना हुआ, यहां हाइड्रोजन जोड़ दो, तो इस यौगिक के अंदर देखेंगे कितने कार्बन है, एक और दो। तो कार्बन होंगे तो क्या नाम हो जाएगा, इसको दो कार्बन को बोलते हैं एथ। तो ऐसे ही 3 कार्बन का हो तो प्रो, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो नॉन, और 10 कार्बन हो तो डेक। लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ये 6 तक है। आपको 6 तक एकदम अच्छी तरह से याद करना है। ये आपको याद करने के बाद में आपको ये जो लेसन है बहुत ही आसान लगने लगेगा, इसके नामकरण बहुत ही आसान हो जाएंगे। साथ ही साथ में आपको याद करना है कि इसके साथ प्रतिस्थापी जुड़ते हैं। जैसे प्रतिस्थापी की बात करें तो देखो कैसे, क्या मान लो आपका जो श्रृंखला इस तरह की है, इस तरह की, लेकिन एक कार्बन इधर से निकल गया, तो ये इसका प्रतिस्थापी हो गया। यानी श्रृंखला तो ऐसी थी, लेकिन ये एक अलग से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रतिस्थापी बोलते हैं इसको। कोई भी सीधी श्रृंखला में ऐसे अलग से जुड़ गया तो वो प्रतिस्थापी बोलेंगे। यानी अपनी जो श्रृंखला है, सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे, उसके अंदर अलग से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है या कोई भी और अलग कोई अणु जुड़ा हुआ होगा, परमाणु जुड़ा हुआ, तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी एक जैसे, अगर एक प्रतिस्थापी एक जैसा है तो उसको मोनो बोलेंगे। अगर दो प्रतिस्थापी एक जैसे जुड़े हो, मान लो इधर भी CH3 जुड़ गया और इधर भी CH3 जुड़ गया, तो ये क्या होगा, एक जैसे। देखो ये भी CH3 है, ये भी CH3 एक जैसे, तो उसके नाम क्या लगा देंगे, डाई। डाई का मतलब हो गया दो एक जैसे। अगर 3 एक जैसे हो, जैसे मान लो कहीं क्या हो, इधर भी मान लो CH3 जुड़ा हुआ था, ये अपनी श्रृंखला थी, तो 3 एक जैसे जुड़ गए इसके साथ। जैसे मान लो ये कार्बन था, 3 एक जैसे जुड़े हो तो क्या हो जाएगा, इसी तरह से कार्बन मान लो, ये इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं ऐसे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन एक जैसे जुड़े हो तो ट्राई। 4 कार्बन हो या कोई भी 4 एक जैसे तत्व जुड़े हो, एक जैसे परमाणु जुड़े हो तो टेट्रा। 5 कोई भी 5 परमाणु जुड़े हो तो उसके आगे नाम के आगे क्या लगा देंगे, पेंटा। इसके आगे 6 वाले के आगे इसी के नाम के आगे जैसे हेक्सा हो जाएगा, हेप्टा हो जाएगा, ऑक्टा हो जाएगा, नॉना हो जाएगा और डेका हो जाएगा। ठीक है, तो 5 तक आपको इसके याद रखने हैं, ये महत्वपूर्ण है। आगे आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो इसमें 3 या 4 तक ही काम आता है, लेकिन आप 5 तक याद रख लें। तो ये आपको याद रखने की चीजें हैं। ये याद रखने के बाद में आपको पाठ बहुत ही आसान लगेगा। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको आपने नोट करना है और आपको जो बताया उतने अच्छी तरह से याद करने हैं। ये प्रतिस्थापी की संख्या और ये इस शब्द को क्या बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब अपन क्या करते हैं, जो कार्बन यौगिकों की पद्धतियां हैं, 3 पद्धतियां हैं आपकी, जो पुस्तक के अंदर दे रखी है तीनों, उसमें कैसे कैसे नामकरण करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देख लेते हैं उसके बारे में कि पद्धतियां कौन कौन सी है और किस तरह से उस पद्धतियों में नाम दिया जाता है। तो देख लेते हैं कार्बन यौगिकों की पद्धतियां कौन कौन सी है। देखो, कार्बन यौगिकों के नाम की 3 पद्धतियां हैं महत्वपूर्ण। कौन कौन सी है, यानी आप 3 पद्धतियां हैं, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और आयु
पीएससी पद्धति। तीन पद्धतियां, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और आईयूपीएससी पद्धति। ये तो बहुत कम है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत कम आते हैं, लेकिन पूछ लिए जाते हैं, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी ये है, अभी जो सबसे ज्यादा नाम दिए जाते हैं, अभी जो चलन में यही पद्धति है। ये पहले थी पुरानी, अब नहीं ये है। तो अपन एक एक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रूढ़ पद्धति देख लेते हैं। रूढ़ पद्धति क्या है? इसमें जो कार्बन यौगिक है उनका नाम कैसे दिया जाता था? जिस प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते थे उसी के नाम से मिलते जुलते इसके नाम रख दिए जाते थे। देखो कैसे, इस पद्धति में कार्बन यौगिकों का नामकरण उसके प्राकृतिक स्रोत या अथवा गुणों, जैसे उसके गुण है उसके आधार पर इसका नाम दे दिया जाता है। कैसे? जैसे मान लो ये सूत्र है CH4, ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया? मार्स गैस। मार्स गैस क्यों रखा? क्योंकि ये दलदल से जो गंदगी होती है, कोई चीज सड़ने लग जाती है, यानी दलदल होती है, अपन देखते हैं कीचड़ वगैरह की जो दलदल होती है उससे गैस निकलती है। जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? मार्स गैस। इसको मार्स नाम क्यों दिया? क्योंकि दलदल जो होती है उसका इंग्लिश में नाम क्या बोलते हैं? उसको मार्स बोलते हैं। तो मार्स की वजह से इसको क्या बोल दिया? मार्स गैस। दूसरा देखो CH3OH, इसको बोलते हैं कास्ट स्पिरिट। CH3OH यानी कास्ट का मतलब होता है लकड़ी। तो कास्ट स्पिरिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाते हैं, यानी भंजक आसवन का मतलब होता है ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा या न के बराबर मात्रा हो, तब जलाएं तो कास्ट स्पिरिट बनता है। कौन सी गैस निकलती है? कास्ट स्पिरिट। तीसरा है देखो CH3COH, एसिटिक अम्ल। पहले भी अपन बात कर चुके हैं इस अम्ल के बारे में, एसिटिक अम्ल जो सिरके में प्राप्त होता है। आपको बात की थी पहले 5वें और 6ठे पार्ट में अम्ल और क्षार के बारे में जो बात कर रहे थे। तो सिरका किससे प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल से, सिरके से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। क्यों इसका नाम एसिटिक अम्ल रखा? क्योंकि सिरके को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिटम। सिरके का नाम क्या है? एसिटम। तो एसिटम इसलिए इसको क्या बोल दिया? एसिटिक अम्ल। अगला देखो HCOOH, ये होता है फॉर्मिक अम्ल। इसका नाम फॉर्मिक क्यों रखा? क्योंकि ये चींटी के डंक में, जब चींटी डंक मारती है तो ये अम्ल छोड़ती है, फॉर्मिक अम्ल। ये भी अपन पहले बात किया था, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। तो चींटी के डंक में पाया जाता है इसलिए, और चींटी को क्या बोलते हैं? फॉर्मिका। चींटी का जो रासायनिक नाम है वो है फॉर्मिका। तो फॉर्मिका के कारण इसको क्या कह दिया? फॉर्मिक अम्ल। अब लास्ट वाला देखो, ये है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्यों बोला? क्योंकि ये किससे प्राप्त होता है? दूध से, और दूध को क्या नाम होता है? लैक्टम। तो लैक्टम से लैक्टिक अम्ल। तो ये देखो प्राकृतिक नाम से मिलते जुलते इसने नाम रख दिए, इंग्लिश के जो नाम थे उन्हीं से मिलते जुलते इनके नाम रख दिए। तो ये रूढ़ पद्धति होती है। और वैसे जो कार्बन और भूय होते हैं तो उसका नामकरण कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले अगर मान लो अशाखित श्रृंखला है, अगर कोई श्रृंखला अशाखित है तो मतलब उसका नामकरण कैसे करेंगे? अशाखित का मतलब सीधे कार्बन ऐसे जुड़े हों, इसकी श्रृंखला अपने को पूरी करनी है यहां से। तो ऐसी श्रृंखला सीधी सीधी श्रृंखला होती है तो इसका नाम क्या देंगे? इसके नाम क्या है? जितने कार्बन है उसके नाम को तो वैसे करेंगे। साथ में आपको ध्यान करना है इसके नाम क्या है? या तो N लिख देंगे या लिख देंगे नॉर्मल। जैसे आपको उदाहरण बताएं करके लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसका नामकरण आप करें तो देखो कैसे होगा। यहां पर सबसे पहले आपको ये देखना है कार्बन कितने हैं। तो यहां पर गिन लेते हैं 1 2 3 और 4। 4 कार्बन है। 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? अभी जो आपको पहले लिखा है उसमें देखो 4 कार्बन को तो बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। लेकिन इसके नाम क्या है? पहले क्या लगाना है? या तो N लगाना है, दोनों में से एक लगाना है। तो मैंने लगा दिया N। और ब्यूट एन लगाना है क्योंकि ये सिंगल बंद है। अभी आगे सीख लेंगे एक बंद के लिए क्या लगाना है? एन लगाना है। आपको हर नाम के आगे क्या लगाना है? एन लगाना है। जो ये एन होता है ये आपको लगाना है नॉर्मल में। ध्यान रखना है इसको। कोई भी नाम आए, अगर 5 कार्बन होते तो पेंट, एन पेंट और एन लगा देते। जैसे मान लो ये है, अगर इसका नाम लिखना चाहे तो क्या होगा? देखो कितने कार्बन है? 3। तो पहले नाम क्या है? एन लगाना है, ठीक है। और 3 के लिए क्या बोलते हैं? प्रोप। और आगे क्या लगा देना है? एन। तो प्रोपेन हो जाएगा। ये किसके लिए? अशाखित यानी सीधी सीधी श्रृंखला हो। अब इसके बाद दूसरे तरीके और देखते हैं। ये आपने लिख लिया, एक बार लिख लेगा इसको। इसके बाद देखो जो शाखित है वो 2 प्रकार की है।
जो शाखित श्रृंखला है वो दो प्रकार की है। ठीक है, पहली में देखो अगर कई कार्बन ऐसे जुड़ा हो, एक कार्बन से दो कार्बन जुड़े हो, जैसे ये CH3 है, ये CH3 है और इधर आगे श्रृंखला बनी हो, तो इसके नाम क्या क्या आपको लगाना है? आइसो। ध्यान रखें क्या लगाना है? आइसो। जैसे मैं आपको बना के बताता हूं एक उदाहरण, जैसे ये बना हुआ है, मान लो ये लगा दिया CH3 CH3 CH, यहां एक H लगा देंगे, ये CH3। देखो ये हाइड्रोजन 3 यहां लगे हुए हैं, एक बंद बन गया तो संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगाते हैं। 3 यहां हो गया हाइड्रोजन और एक यहां लगा दी तो 4 हो गए। ये हाइड्रोजन 3 1 4। इस कार्बन ने देखो 1 2 3 तो बंद बना रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन और लगा देंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसने देखो एक बंद बना लिया, 3 हाइड्रोजन। तो इसका नाम देखो बहुत ही सिंपल है, ध्यान देंगे नाम क्या है, पहले आइसो लगा दो क्योंकि ये शाखित है और एक कार्बन से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो पहले ही नाम क्या है आइसो लगा देंगे। ऐसा जब भी दिखेगा, इस तरह का आपको दिख रहा है, ऐसा जब भी दिखे तो आपको आइसो लगाना है। तो ये यहाँ ऐसा ही दिख रहा है तो आइसो लगा के अब इसके अंदर कार्बन गिन लो कितने हैं, तो कार्बन 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है तो वापस वही बन जाएगा आइसो ब्यूटेन। बहुत ही सिंपल सा नाम, देखो आइसो ब्यूटेन, कितना सरल था। ब्यूटेन एन लगाना था आपको, तो ये ब्यूटेन हो गया, तो आइसो ब्यूटेन हो गया। ऐसे 3 4 5 कितने कार्बन हो तो आइसो ब्यूटेन के आगे 5 कार्बन हो तो आइसो पेंटेन, 6 कार्बन हो तो आइसो हेक्सेन। अब देखो एक और श्रृंखला इसके बाद थर्ड वाली, जब आपको इस तरह से श्रृंखला दिखे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर सभी, इस तरह से श्रृंखला, इधर कुछ भी कार्बन जुड़े हो तो इसका नाम ध्यान रखें नियो लिखना है। क्या लिखेंगे? नियो, इसका नाम लिखेंगे नियो। तो मैं आपको उदाहरण बना के बताता हूं। यहाँ पर ये इसका उदाहरण बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखो CH3 ये CH3, अगर मान लो ये है तो इसका नाम देखो, तो नाम क्या है पहले ही लगा दो नियो। अब देखो इसके अंदर कार्बन गिनने, आपको कार्बन गिन लो 1 2 3 4 और 5, ये भी तो एक कार्बन है तो 5 कार्बन हो गए। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट, और एक क्या लगाना है एन, तो क्या नाम बन जाएगा? नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। तो ये आपकी बहुत ही सिंपल सी है रूट पद्धति। इस तरह से आपके नामकरण ध्यान रखने हैं, और वो 4-5 पहले लिखे थे प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, वो आपको वैसे वैसे याद करने। इसके बाद में आपको इसकी रूट पद्धति के जो नाम बनाने बताए, पहली ये शाखित, अशाखित, शाखित। शाखित में दो तरह की है, एक आइसो होती है, एक नियो होती है। नियो में देखो आइसो में क्या है, एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2, 1 और 2। इसमें 3 जुड़े हुए हैं, देखो एक ये जुड़ा हुआ, दूसरा ये और तीसरा ये। एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो नियो हो जाती है। तो ये नाम क्या है, इसमें नियो लगा देंगे, बाकी तो आपने सीख ही लिया। इसमें आइसो लगा देंगे, बाकी आपने सीख लिया। और इसमें सीधा सीधा एन लगाना है या नॉर्मल लिखना है। तो ये बहुत ही आसान सिंपल सी थी। अब आपको बहुत आसान लगने लगी होगी, पहले आपको बहुत शायद मुश्किल लग रही हो, तो अब आपको ये बहुत मुश्किल नहीं लगेगी, बहुत ही आसान लगेगी। तो ये आपकी पहली पद्धति हो चुकी है, रूट पद्धति। अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी दूसरी पद्धति है, वो कौन सी है? व्युत्पन्न पद्धति। दूसरी पद्धति जैसे बात की थी व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं C और OH जुड़ा हो, एक कार्बन, यहाँ पर कार्बन की संयोजकता पूरी होगी हाइड्रोजन लगाकर, और उसके बाद में OH जुड़ा हो, तो उसके नाम क्या है? कार्बिनॉल लगाना है, ध्यान रखना है। कार्बिनॉल कैसे लगाएंगे अभी देखते हैं। अगर CH2COOH, अगर COH जुड़ा हुआ है और साथ में एक कार्बन और है, उसकी संयोजकता पूरी है, तो एसिटिक अम्ल उसके नाम के पीछे लगा देंगे, एसिटिक अम्ल। ध्यान रखें जो मेन यौगिक है उसके अलावा अपन बात करेंगे मेन यौगिक कौन का, उसके अलावा अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो उसको मेथिल बोलेंगे। अगर CH2CH3 जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन है देखो, तो एथ बोलते हैं, तो इसके नाम क्या है? एथिल लगा देंगे। अगर 3 कार्बन है तो प्रोप होता है 3 कार्बन, तो इसके नाम क्या है? इल लगा देंगे, प्रोपिल हो जाएगा। और इस तरह से संरचना बनी हुई है तो इसको आइसो बोलेंगे, और जितने कार्बन है उसके आगे इल लगाकर वो बना देंगे। तो देखते हैं इसका नाम। और ध्यान रखें एक जैसे प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, एक होता है तो क्या लगाते हैं? मोनो। 2 होते हैं तो डाई, 3 होते हैं तो ट्राई, 4 होते हैं तो टेट्रा। एक जैसे हो प्रक्रियात्मक समूह, एक जैसे जुड़े हो तो देखेंगे। सबसे पहले देखो इसका नाम देखते हैं, ये पहला सबसे पहले, तो इसके आगे मेन यौगिक अपना ये है, ध्यान रखेंगे। एक कार्बन ही है अपने पास, तो इसका नाम कैसे करेंगे? तो देखो बाकी कितने जुड़े हैं, यहाँ भी CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CH3 जुड़ा हुआ है, तो 3 एक जैसे समूह जुड़े हैं। और CH3 को क्या बोलते हैं? ये ना मेथिल। तो एक जैसे 3 होते हैं तो तीनों एक जैसे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई। और क्या है? मेथिल।
ट्राई मैथिल और CH को क्या बोलेंगे, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन। एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन। तो ये लास्ट वाला जो मेन यौगिक है उसका नाम वैसे ही लगाना है, तो मैथ और एन लगा देंगे। दूसरा देखो इसका नाम, ये अपना मेन यौगिक है, क्योंकि आपको पता है एक C और उसके बाद OH जुड़ा हो तो उसको नाम के आगे क्या लगा देंगे, नाम के पीछे तो कार्बिनोल लगेगा। बाकी बचा हुआ देखो CH3, एक CH3 है तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल और कार्बिनोल। इसका देखो बहुत ही सिंपल हो गया, ये अपना मेन यौगिक हो गया, एक कार्बन लेना है और उसके बाद OH लेना है, तो ये तो कार्बिनोल हो गया। ये कितने कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, देखो एथिल। तो यहां लिख देंगे एथिल कार्बिनोल। तो आपको मेन यौगिक लिखने के बाद में सीधा सीधा नाम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका नाम देखो बहुत ध्यान से देखना है आपको। तो मेन यौगिक ये हो गया, एक कार्बन और OH लेते हैं मेन यौगिक। इसके बाद क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ एक CH3 भी जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 भी जुड़ा हुआ है और एक ये आइसो वाली संरचना भी जुड़ी हुई है। तो देखो CH3 जुड़ा हुआ है तो CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। तो इसका नाम हो गया मेथिल। एक CH2 CH3 जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, एथिल। तो इसका नाम हो गया एथिल। एक आइसो वाली भी संरचना जुड़ी हुई है, ये लिख दिया आइसो। अब आइसो के अंदर कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3 कार्बन है। आइसो के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप। और आपको पता है इल लगाना होता है तो ये हो जाएगा प्रोपिल। और मेन संरचना किसकी है, कार्बिनोल। तो इसके नाम के आगे लगा देंगे कार्बिनोल। ये कार्बिनोल हो गया। तो सिंपल सा है, देखो ये है मेथिल, ये है एथिल, ये है आइसोप्रोपिल और ये अपना मेन यौगिक कार्बिनोल। अब इसका नाम देखो ये क्या लगा हुआ है, CH2 CH3 मेन यौगिक है। CH2 CH3 को क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल। नाम के पीछे एसिटिक अम्ल लगा देंगे। बाकी बची हुई संरचना देखो आइसो वाली है तो आइसो लगाएंगे, आइसो लगा दिया। कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, इसको नहीं गिनना है, ये तो मेन यौगिक का है। तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल और एसिटिक अम्ल। सिंपल सा नाम हो गया। तो इस तरह से अपन व्युत्पन्न पद्धति के भी नामकरण कर सकते हैं। तो आपकी क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे महत्वपूर्ण बात अब आप ध्यान रखें कि आपकी परीक्षा में मात्र ही 60 दिन बचे हैं। 60 दिन यानी 2 माह, और आपको पूरा कोर्स करना है। और हमें भी आपको पूरा कोर्स करवाना ही नहीं, सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से समझाना है। तो इसको देखने के लिए लगातार क्लासों को बहुत ही अच्छी तरीके से और ध्यान से देखें और लगातार अपनी कॉपी में नोट करते रहें, अगर आपको अच्छा नंबर परीक्षा में पाना है तो आपकी परीक्षा में ये ध्यान में रखते हुए कि मात्र 60 दिन बचे, उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है। और हमारी क्लासें अब लगातार चलेगी आपकी, तो लगातार इसको देखते रहिए और अपने अच्छे नंबर पाने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।